फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में डिस्कशन हमारा आगे बढ़ रहा है और जो अगला पार्ट आ रहा है वो पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अब प्रोसेस चलेगा। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। प्रोसेस अगर एक बार ठीक से दिमाग में बैठ जाएगा तो एकदम अच्छे से याद रहेगा। ध्यान से समझना होता है प्रोसेस को। रटने की चीज़ें कम हैं इसमें, समझने की चीज़ें ही ज़्यादा हैं। मैकेनिज्म कैसे चलेगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर चल कैसे रहा है, उसको दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है मैकेनिज्म को। दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो पार्ट होता है जिसमें लाइट का सीधे तौर पर उपयोग होता है। डार्क रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस का ही भाग है, लेकिन इसमें लाइट का सीधे तौर पर उपयोग नहीं होता है। दोनों का डिटेल आपके फुल सिलेबस के अंदर है, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले डिटेल आ गया किसका, लाइट रिएक्शन का। जो मैंने बोला वो मैं लिखूंगा भी, जो जो आपके काम की चीजें वो सब यहां पर मेंशन भी करूंगा। जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर रहा है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड। इस जिस हिस्से में लाइट एनर्जी यूज होगी वो लाइट रिएक्शन कहलाएगा। कैसे यूज होगी, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी का क्या होगा वही इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलेगा। कहां चल रहा है ये प्रोसेस, जब हम सामान्य डिस्कशन कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट का तब भी इसका नाम लिया था। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम में, और क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, उसके ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली, इन सब को मिलाकर ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चलता है। ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेना क्या थे, मल्टीपल थाइलाकोइड्स का एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा हुआ था, उसी को क्या बोल रहे थे, ग्रेना। और स्ट्रोमा लैमेली ऐसे थाइलाकोइड्स थे जो उस ढेर का हिस्सा नहीं थे। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बताया था, है तो सब थाइलाकोइड ही, मतलब चाहे ग्रेना हो स्ट्रोमा लैमेली हो, अल्टीमेटली ये सब के सब क्या हैं, दे आर ऑल थाइलाकोइड्स। ये सब के सब क्या हैं, थाइलाकोइड्स है। तो इसका मतलब थाइलाकोइड भी ऑप्शन दे सकता है कि लाइट रिएक्शन कहां चल रहा है, थाइलाकोइड में। उसके टाइप दे सकता है, कौन से थाइलाकोइड में, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली में लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा है। यही क्यों चल रहा है पहले ही लिख चुके। पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट है, इन्हीं थाइलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। इसी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट में भी पढ़ा और फोटो सिस्टम के अरेंजमेंट में भी हमने इस बात को पढ़ा है कि लोकेशन क्या है पिगमेंट्स की, जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के रूप में अरेंज होकर थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए लाइट रिएक्शन में दो भाग आएंगे। लाइट रिएक्शन का जो पहला भाग आएगा वो कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मीनिंग पहचानना है पहले। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। किसमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडीपी में। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आई, लाइट। क्या बन गया, एटीपी। आई रिपीट, यहां पर आईपी का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और आई थिंक एडीपी एटीपी सब लोग पहचानते हैं। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही तो एनर्जी करेंसी है सेल की। तो एनर्जी करेंसी बनाने के लिए क्या हो रहा है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है, पर इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसकी यूज होगी, लाइट की। इसलिए पूरा प्रोसेस फॉस्फेट जोड़ा जाए, इसके लिए शब्द होता है फॉस्फोराइलेशन, पर उसके लिए एनर्जी लग रही है। एनर्जी किसकी, लाइट की। तो इसलिए पूरा वर्ड मिलकर हो गया फोटो फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को चलाने में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लाइट की एनर्जी से, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो यहां पर नॉन साइक्लिक होगा। इसलिए प्रोसेस का पूरा नाम हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो
तुरंत आप सवाल कर सकते हैं, सर नॉन साइक्लिक होगा मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से जाएंगे वहां लौट कर वापस नहीं आएंगे। कैसे होगा? दिखेगा डायग्राम में, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा डायग्राम में कि ये सब चीजें कैसे चल रही हैं। अभी इनके नाम के इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लाइट की एनर्जी यूज करके एटीपी बनाने को ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गए वापस नहीं आए तो पूरा नाम हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहां चल रहा है ये प्रोसेस? ग्रेना में, स्टार लगा दिए, ग्रेना में, केवल ग्रेना में। अब स्ट्रोमा लैमेली शब्द का उपयोग नहीं किया है, यह प्रोसेस केवल ग्रेना में चल रहा है। यहां होते हैं क्वेश्चन बनाने वाली जगह, ऑप्शंस क्लोज क्लोज, बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली ना, स्ट्रोमा लैमेली ना। नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलेगा केवल कहां? ग्रेना में चलेगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस, स्ट्रोमा लैमेली में नहीं चलेगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्यों नहीं चलेगा? कंपैरिजन से दिखेगा, जब साइक्लिक पर पहुंच जाऊंगा तो वहां कंपैरिजन से आपको दिखेगा। पहले याद करना है कि स्ट्रोमा लैमेली नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है? ग्रेना लिखा है। इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। इसमें दोनों PS1 और PS2 का रोल होता है। यहां से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट करके आपको राज समझ में भी आ जाएगा। अगर याद होगा तो समझ में आ जाएगा। आप याद करो, जब मैं एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड अरेंजमेंट बता रहा था तो मैंने कहा था कि स्ट्रोमा लैमेली में PS2 होता ही नहीं है, केवल क्या लिखा था? PS1। इस प्रोसेस को चलाने के लिए दोनों चाहिए, PS1 भी और PS2 भी। तो ये स्ट्रोमा लैमेली में चल ही नहीं सकता। ये कहां चलेगा? ग्रेना में। जहां ग्रेना में मैंने डायग्राम में दोनों बनाए थे, बाहर के खुले क्षेत्रों में नॉन एप्रेस्ड में क्या बनाया था? PS1। बीच में दबे हुए भाग में क्या बनाया था? PS2। इसका मतलब ग्रेना में ही PS1 PS2 हैं दोनों, तो ग्रेना में ये प्रोसेस चलेगा। स्ट्रोमा लैमेली में PS2 होता ही नहीं है और अकेले PS1 से ये प्रोसेस चलेगा नहीं। ऐसा कहा है, दोनों का रोल है। जैसा मैं बोलता हूं कि कैसे रोल है दिखेगा, तुरंत आगे डायग्राम में दिखेगा। पहले इतने पॉइंट जरा याद करो, टिप्स पे लाओ। फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ लाइट। पूरा नाम क्या कराया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर नॉन साइक्लिक चल रहा है तो पूरा नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलाने के लिए PS1 PS2 दोनों चाहिए, इसलिए प्रोसेस चल रहा है केवल कहां? ग्रेना में। कैसे चल रहा है? ये आपका लगातार तब से चलता हुआ क्वेश्चन ये आ गया जी। ऐसे चल रहा है। पहले मुझे आपके दिमाग में इमेज बैठानी है, प्रोसेस तो फिर चलाऊंगा। ये एक थाइलोकॉइड है ग्रेना की, एक थाइलोकॉइड बनाई है। आप तुरंत कह सकते हैं सर एक थाइलोकॉइड कैसे बनाई है? वहां तो बहुत सारी थाइलोकॉइड का ढेर लगा हुआ था। बिल्कुल ढेर लगा हुआ था, मैंने उसमें से एक थाइलोकॉइड ली है ताकि मैं उसका डिटेल प्रोसेस आपको समझा सकूं। एक थाइलोकॉइड ली है डिटेल प्रोसेस समझाने के लिए। इस थाइलोकॉइड के अंदर कैसे कैसे व्यवस्था चल रही है, ये है यहां पर PS2, जिसका रिएक्शन सेंटर P680 आप देख रहे हैं। इस पर लाइट पड़ी और इससे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ। ये गए 2 इलेक्ट्रॉन। जो बोल रहा हूं पहले वो समझना है, 3 बारी में समझ में आएगा जी। 3 बारी में मैं तीनों स्टेप चलाऊंगा, एक बार पढ़ाऊंगा, रिपीट करूंगा, फिर एक बार आपके सामने इसको फिर चला के दिखाऊंगा। 3 स्टेप लगेंगे आपको इसको समझने में, 3 टर्न्स लगेंगे समझने में। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर लाइट पड़ी। लाइट पड़ने पर लाइट की एनर्जी रिएक्शन सेंटर के पास पहुंची। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। किसने एक्सेप्ट किए? PHEO, फियोफाइटिन। किसने एक्सेप्ट किए? फियोफाइटिन। पूरा नाम भी लिखूंगा थ्योरी में, जो यहां शॉर्ट में लिखा फियोफाइटिन। इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, आएगा इसका नंबर। फियोफाइटिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? PQ। PQ खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये यहां से जो बाहर स्ट्रोमा है वहां से प्रोटॉन भी लेता है, और इलेक्ट्रॉन इधर से और प्रोटॉन इधर से लेकर रिड्यूस होकर क्या बना देता है? PQH2 बना देता है। क्या बना देता है? PQH2 बना देता है।
PQH2 का रोल क्या है? PQH2 का रोल है ये मेम्ब्रेन के आउटर से इनर साइड पर मूव करेगा। ये एरो देखो, आउटर से इनर साइड पर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा एक बड़े कॉम्प्लेक्स को जिसका नाम है साइटोक्रोम B6 एंड F। CYT मतलब साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6 एंड F। इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए लेकिन प्रोटॉन नहीं लिए। प्रोटॉन कहां रिलीज हुए? ल्यूमेन में। जब इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही छिन गए PQH2 से, तो ये खुद वापस क्या बन जाएगा? PQ। खुद वापस क्या बन जाएगा? PQ। यहां तक का प्रोसेस फिर बोलूंगा, जो बोलूंगा उसी पे ध्यान देना है, डायग्राम के बाकी हिस्सों पर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान नहीं देना है, जो बोलूंगा उसी पे ध्यान देना है। फोटो सिस्टम सेकंड पर लाइट एनर्जी पड़ी। एंटीना मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर, सबने एनर्जी का यूज किया। रिएक्शन सेंटर मतलब P680 से इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहले भी नाम लिया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आज उसका नाम लिखा है, वो कहलाता है फियोफाइटिन। PS2 का रिएक्शन सेंटर कहलाता है फियोफाइटिन। यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को फियोफाइटिन से आगे एक्सेप्ट किया एक अन्य मॉलिक्यूल ने जो कहलाता है PQ। PQ का पूरा नाम आता है प्लास्टोक्विनोन। अभी लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझना है, थोड़ी दूंगा। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन लिए फियोफाइटिन से, प्रोटॉन कहां से लिए? स्ट्रोमा से। क्या बना दिया? PQH2 बना दिया। PQH2 की प्रॉपर्टी है बनते ही मेम्ब्रेन में दूसरी तरफ मूव करता है, वहां इसको जाकर मिलता है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है साइटोक्रोम B6 एंड F। साइटोक्रोम B6 एंड F की ये प्रॉपर्टी है कि वो PQH2 से इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन छीन लिए। यदि PQH2 से इलेक्ट्रॉन छिन जाएंगे तो ये प्रोटॉन भी अपने पास नहीं रख पाएगा। प्रोटॉन को कहां रिलीज करेगा? ल्यूमेन में रिलीज कर दिए। जब PQH2 से इलेक्ट्रॉन भी छिन गए और प्रोटॉन भी छिन गए तो ये वापस खुद क्या बन जाएगा? PQ बन जाएगा। यही काम है इसका, इधर से इलेक्ट्रॉन लो, इधर से प्रोटॉन लो, इनको ले जाके दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे दो और प्रोटॉन कहां रिलीज कर दो? ल्यूमेन में। कहां रिलीज कर दो? ल्यूमेन में। यह एक्टिविटी आ गई। अपने इस एक्टिविटी के कारण ही PQ कहलाता है प्रोटॉन पंप। क्या कहलाता है? प्रोटॉन पंप। किस लिए? इधर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम, इधर ऑलरेडी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा। किसी मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को उसकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर करना ही पंपिंग कहलाता है, पंप एक्टिविटी कहलाता है। तो ये PQ काम कर रहा है किसका? प्रोटॉन पंप का। आप तुरंत सवाल करेंगे, सर ये लेकर तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पंप तो नहीं किया ना। बिल्कुल, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा, पक्का इट इज ए कैरियर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन पंपिंग केवल किसकी कर रहा है? प्रोटॉन की। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए थे? साइटोक्रोम B6 एंड F के पास। यहां से ये इलेक्ट्रॉन कौन छीन कर ले गया? PC, प्लास्टोसाइनिन। नाम सुनने हैं, पहले लिख के भी आएंगे आपके सामने, पहले दिमाग में प्राइमरी तस्वीर बैठानी है। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन ले जाकर किसको दिए? PS1 को। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 के लेवल पर फिर से लाइट एनर्जी का यूज हुआ और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में फिर से इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया किसने? FRS। FRS प्राइमरी एक्सेप्टर है P700 के लिए, फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर है P680 के लिए, और इधर है FRS जिसका पूरा नाम दिया जाएगा आपको फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसको फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉन किसको देता है? FD को। FD है फेराडॉक्सिन, FD है फेराडॉक्सिन, और क्योंकि इसने फेराडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका नाम ही रख दिया गया फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। मतलब जब ये शुरू में डिस्कवर हुआ था तो इसकी कंपोजिशन नहीं पता थी, क्योंकि फेराडॉक्सिन को रिड्यूस कर रहा है, फेराडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाम ही रख दिया FRS, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फाइनली फेराडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? NADP प्लस। कहां से आ रहा है ये? स्ट्रोमा से आ रहा है। चारों तरफ क्या है? स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा से आ रहा है। NADP प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 प्रोटॉन कहां से लिए? स्ट्रोमा से।
और एक एंजाइम FNR नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या बना दिया, NADPH2। इलेक्ट्रॉन कहां से, FD से। प्रोटॉन कहां से, स्ट्रोमा से। किसने लिए, NADP+। NADP+ का नाम एंजाइम के चैप्टर में भी आया था। NADP+, ये एक प्रकार से, तो वहां नाम आया था को एंजाइम के रूप में। यहां ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाकर ले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कर रहा है और खुद रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, NADPH2 बना रहा है। इसका मतलब मैंने अभी इसकी और इसकी कोई बात नहीं की है, बिल्कुल करूंगा उसकी बात भी। अभी पहले इसकी स्टोरी सुना रहा हूं। ये स्टोरी NCERT में कहां पर है, ये स्टोरी NCERT में पेज नंबर 214 पर है। क्यों पेज नंबर दिया यहां पर, क्योंकि पेज नंबर 212 213 पर जो स्टोरी है वो बाद में लूंगा, ये पहले लूंगा, ये पहले समझना है। लूंगा 212 213 वाली भी, पर जो 214 वाली पेज की स्टोरी है वो पहले स्टोरी चलेगी, इसी से मैकेनिज्म दिमाग में बैठेगा। अब मैं इसकी थ्योरी एक बार आपको दिखाता हूं, इतने पोर्शन की केवल, अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं, इतने पोर्शन की थ्योरी दिखाता हूं, एक एक पॉइंट बोलूंगा, दिमाग में बैठाएंगे, फिर प्रोसेस चलाऊंगा एक बार आपके सामने। सबसे पहले यह क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोसेस का पहला स्टेप बताओ। इस प्रोसेस का पहला स्टेप पूछा जाता है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P680 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में। यह पहला स्टेप है जो इतनी देर से मैं दबाव दे रहा हूं। आपको धोखा देने के लिए क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पहला स्टेप है। आप भी गलती खाएंगे, एग्जामिनर भी आपको धोखा देने के लिए ऑप्शन देगा। वो क्या कहेगा, वाटर के ब्रेकडाउन से इधर 2 इलेक्ट्रॉन जाना पहला स्टेप है। आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, सर इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तब तो ऊपर जाएंगे एक्साइट होगे ना, ये स्टेप पहला है एक्साइटेशन, ये बाद में होगा, इसीलिए तो इसका नाम नहीं ले रहा हूं। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए, उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, P680 क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, उसके अपने पास इलेक्ट्रॉन है, पहले वो एक्साइट होंगे और P680 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तभी वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले नहीं लेगा। तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने फर्स्ट स्टेप पूछा है, एक देता है वाटर का ब्रेकडाउन पहला स्टेप है, इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएंगे एक्साइट होंगे, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। पहला स्टेप है वाटर के ब्रेकडाउन की कोई चर्चा नहीं करनी है, P680 से उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा, ये पहला स्टेप है, यही लिखा है। First step of this process is excitation of electrons from P680 in presence of light. एनर्जी कहां से आ रही है, लाइट से। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट किया, these electrons are accepted by pheophytin। यहां देखो पूरा नाम लिखा है, जो डायग्राम में छोटी जगह होती है ना, डायग्राम में PHEO लिखा था ना डायग्राम में, फियो, तो ये pheophytin है। NCERT इसकी चर्चा करता है लेकिन नाम नहीं लेता, कैसे चर्चा करता है मैं दिखाऊंगा। Pheophytin is primary electron acceptor for PS2। PS2 या उसका रिएक्शन सेंटर P680 लिखे, इसका संदर्भ एक ही रहता है। PS2 या P680 से एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करे वही इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और वो कौन है, Pheophytin है। इसकी उपस्थिति कहां है, इसकी पोजीशन कहां है मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये पॉइंट NCERT ने लिया है। NCERT कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे दे आर एक्सेप्टेड बाय ए प्राइमरी एक्सेप्टर विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आउटर साइड की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, आप देख लो डायग्राम में बाहर की ओर बना रखा है, बिल्कुल बाउंड्री पे बना रखा है, बिल्कुल जो NCERT ने बोला वहां बनाया, बस NCERT ने नाम नहीं लिया Pheophytin थ्योरी में। वो वास्तव में किसकी बात कर रहा है, Pheophytin की। Pheophytin से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, PQ, किसके पास चले गए, PQ के पास चले गए। ये आ गया पॉइंट, Pheophytin पूरा हो गया, PQ आ गया। PQ कौन है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, अगर आप थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री पहचानते हैं, ऑन, प्लास्टोक्विनोन ऑन कीटोनिक कंपाउंड है। कैसा है, एक कीटोनिक कंपाउंड है। यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है,
यहां पर रोल प्ले कर रहा है मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर का, मोबाइल एच कैरियर का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एच कैरियर क्यों बोला? ये खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये लेता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इट डज नॉट कैरी ओनली इलेक्ट्रॉन्स, इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। यहां मैं मेंशन भी करता हूं, डज नॉट कैरी ओनली इलेक्ट्रॉन, इट कैरीज इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन। यह मैंने किस लिए लिखा? एनसीईआरटी की महान अंग्रेजी, डायग्राम देखते रहो जरा। एनसीईआरटी लिखता है अपनी महान अंग्रेजी में 214 पेज पर, फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। तो बच्चे फंस जाते हैं, सर ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। सर जब वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ही नहीं तो गए कैसे? अरे पूरा शब्द पढ़ो, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। कहने का मतलब है कि वो खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन लेता है, मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। पूरी लाइन को समझना है तो नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। और वो किसकी बात कर रहा है? पीक्यू की बात कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन की बात कर रहा है। यही मैंने यहां मेंशन कर दिया कि ये खाली इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन लेता है। क्या कैरी करेगा? पीक्यू का एक मॉलिक्यूल एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, मतलब 2 हाइड्रोजन को कैरी करने की एबिलिटी रखता है। आपके सामने कर रहा है, ऐसे लिखा है पीक्यू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, क्या बना दिया? PQH2। अब PQH2 बनाते ही उसके ब्रैकेट में नाम लिखा प्लास्टोक्विनोल, फिर केमिस्ट्री लगेगी। इसको बोला था कीटोनिक कंपाउंड ऑन। केमिस्ट्री अगर आप पहचानते हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज बताएगी, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर दें तो आप अल्कोहलिक कंपाउंड बनाते हो। कीटोनिक कंपाउंड था, रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दी तो अल्कोहलिक कंपाउंड बनेगा और नाम में क्या आएगा? ऑल। नाम में क्या आएगा? OL, ऑल। तो प्लास्टोक्विनोल हो गया ये, तो ये नाम हो गया इसका प्लास्टोक्विनोल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो डायग्राम में दिखाई? ये मेम्ब्रेन में एक साइड से दूसरी साइड जाता है, ये गया, इट मूव्स टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड की ओर जाएगा, वहां इसको मिलेगा साइटोक्रोम B6 एंड F। इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये सेल बायोलॉजी का शब्द है। यदि कोई कंपाउंड, ये मेम्ब्रेन की मोटाई है, इसमें आउटर से इनर साइड या इनर से आउटर साइड पर आए, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। किसी मेम्ब्रेन में, किसी भी मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन हो, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हो, अगर मेम्ब्रेन के बाइलिपिड लेयर के अंदर कोई कंपाउंड बाइलिपिड लेयर की आउटर साइड से इनर साइड या बाइलिपिड लेयर की इनर साइड से आउटर साइड में आएगा, देन इट इज रेफर्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। ये मूवमेंट रेयर होती है पर कुछ कंपाउंड्स में देखी जाती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऐसा करने पर क्या फायदा हुआ? वहां अंदर जाकर उसको मिला साइटोक्रोम B6 एंड F। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम B6 एंड F एंड प्रोटॉन्स इनटू ल्यूमेन। 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां दिए? ल्यूमेन में। प्रोटॉन कहां दिए? ल्यूमेन में। दोबारा देख लो डायग्राम में, सब आपको समझा के चलूंगा। PQH2 अंदर गया, अंदर जाकर कौन मिला? साइटोक्रोम B6 एंड F मिला। इलेक्ट्रॉन किसको दिए? साइटोक्रोम B6 एंड F को दिए। प्रोटॉन कहां रिलीज किए? ल्यूमेन में। अंदर जो चैम्बर है थाइलाकोइड का, वहां पर प्रोटॉन्स रिलीज कर दिए। खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों खो चुका, तो क्या बन गया? PQ बन गया, वापस आ गया, उल्टा फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो इसका मतलब इस प्रकार से प्रोसेस चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? साइटोक्रोम B6 एंड F के पास आ गए। तो B6 एंड F क्या करेगा? ये आ गया नंबर। अब पूरा नाम लिखा CYTOCH। पहले तो CYT लिख रहा था ना खाली, डायग्राम में मैंने कहा इतनी जगह नहीं होती है। साइटोक्रोम B6 एंड F ये किस चीज का बना हुआ है? ये एक लार्ज प्रोटीन एंड मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। Fe मतलब आयरन प्रेजेंट है। ये काम करता है एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। और फिर कहा कि मोबाइल नहीं है,
तुरंत फिर आप सवाल करेंगे, सर वो आपने PQ को कहा था वो मोबाइल कैरियर है, इसको कह रहे हो कि ये मोबाइल नहीं है, इसको कह रहे हो कि ये मोबाइल नहीं है, क्या मतलब हुआ? देखो दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन लिए और अपनी जगह से मूव करके दूर जाकर किसी को दिए, ये है मोबाइल कैरियर। एक कैरियर होता है खुद कहीं नहीं गए, इधर से कोई मटेरियल लिया, सपोज इलेक्ट्रॉन लिए और खुद गए कहीं नहीं, इधर ट्रांसफर किए, अपनी जगह स्थिर रहते हुए इलेक्ट्रॉन लिए आगे ट्रांसफर किए, क्या ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है? यस। क्या ये मोबाइल कैरियर है? नो। मोबाइल वो है जो अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकता है प्रोटॉन भी हो, और दूसरी जगह जाकर ट्रांसफर करे। PQ में मूवमेंट थी, इसमें मूवमेंट नहीं है, कैरियर तो है ये लेकिन मूवमेंट नहीं है, मोबाइल कैरियर नहीं है। ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? अगला कंपोनेंट PC, प्लास्टोसाइनिन। ये एक कॉपर कंटेनिंग स्मॉल प्रोटीन होता है, इसका काम क्या है? ले जाकर इलेक्ट्रॉन किसको दिए? P700 को। किसको दिए? P700 को दिए, इसलिए कहा कि इट रिड्यूसेस P700। जिसको इलेक्ट्रॉन दे दिए उसका रिडक्शन हो गया ना, तो एक खाली लैंग्वेज बदलने का चक्कर है, मतलब गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू P700। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? P700। यहां तक की स्टोरी फिर दिखाऊंगा, हाँ डायग्राम बार बार यूज करना पड़ेगा। PQ मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, साथ में प्रोटॉन पंप का काम कर रहा है, इधर प्रोटॉन्स को पंप किया है। फिर साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल नहीं है। PC मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, आप कहेंगे कहीं पर मोबाइल है कहीं पर मोबाइल नहीं है, जहां कंपोनेंट के बीच में दूरी होती है वहां पर बीच में मोबाइल कैरियर होता है, जहां कंपोनेंट के बीच में दूरी होती है वहां बीच में मोबाइल कैरियर का रोल आता है। इलेक्ट्रॉन ले जाकर P700 को दिए, P700 के लेवल पर फिर लाइट एनर्जी यूज होगी, एक्साइटेशन होगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? FRS। ये एक्सेप्ट कर लिया FRS ने। ये यहां तक की कहानी आ गई हमारी। हाँ इसमें एक पॉइंट और बोल दूं जरा, ये इधर, ये मैंने बोला तो है वर्बली, आपको दिखा नहीं है, लेकिन PQ एक्टिंग एज प्रोटॉन पंप, क्योंकि ये प्रोटॉन्स को ले जा रहा है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, इसलिए ये प्रोटॉन पंप कहला रहा है, जो प्रोटॉन्स को इकट्ठा करने, उनका ग्रेडियंट बनाने में सहायता करेगा। तो ये इसलिए क्या कहला रहा है? प्रोटॉन पंप कहला रहा है। फिर यहां पर PS1 पे आ गए जी हम। PS1 क्या करेगा? लाइट एनर्जी यूज करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा, और इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन? FRS। अभी दिखाया डायग्राम में। FRS क्या है? पूरा नाम लिखा, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो FD को, फेराडॉक्सिन को रिड्यूस करे। फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है? आज हम जान गए हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये। आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिख दे, FRS एक ही मतलब है। ये क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 के लिए या P700 के लिए। PS1 के रिएक्शन सेंटर से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? FRS, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो बना हुआ है आयरन सल्फर प्रोटीन का, बना हुआ है आयरन सल्फर प्रोटीन का। इस प्रकार से यहां तक का प्रोसेस चला। FRS से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए? FD को। ये आ गया FD, फेराडॉक्सिन। FD ने फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिए? FD। From FD, 2 electrons are finally transferred to NADP+, which also accepts 2 proton from stroma and reduced to form NADPH plus H positive और NADPH2। हाँ इस पर जरा ध्यान देना, यहां से दिखेगा NADP प्लस आया, कहां से आया? स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन किससे लिए? FD से। प्रोटॉन कहां से लिए? स्ट्रोमा से। और एक एंजाइम FNR की प्रेजेंस में यह बना देगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। आप कहेंगे डायग्राम में तो आपने NADPH2 लिखा था, कई सारी थ्योरी में NADPH2 लिखा होता है। NADPH प्लस H पॉजिटिव ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट है। कैसे? कितने पॉजिटिव चार्ज? 2 और 1 पॉजिटिव चार्ज इधर, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए? 3।
और नेगेटिव कितने हैं? 2। इसका मतलब रिजल्ट में एक पॉजिटिव बचना चाहिए। तो जो NADPH प्लस H पॉजिटिव लिखता है, ये मेथड टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है। अगर हम NADPH2 लिख देते हैं तो इसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर दिया, उसको हमने महत्व नहीं दिया। पर लिखता मैं दोनों हूं क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आ जाएगा तो आप क्वेश्चन से झगड़ा करने बैठ जाएंगे कि नहीं जी यही टेक्निकली करेक्ट है। ठीक है, ये टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है। सो NADP प्लस का रिडक्शन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाएगा या NADPH2 का निर्माण करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम का नाम FNR, एंजाइम का नाम FNR। ये FNR क्या है? न्यू NCERT ने FNR लिखा है। FNR है, F मतलब FD मतलब फेरोडॉक्सिन, N मतलब NADP, R मतलब रिडक्टेज। FNR जो फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ले, NADP को इलेक्ट्रॉन दे और इसका रिडक्शन करे तो पूरा नाम FD NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, दैट इज FNR। अगर कहीं क्वेश्चन में ये खाली NADP रिडक्टेज भी लिखा हो तो भी करेक्ट माना जाएगा, तो भी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि NADP का रिडक्शन कर रहा है ना, आपके सामने देख लो। NADP को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से लिए? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन कहां से लिए? FD से। प्रोटॉन कहां से लिए? बोल तो पाओगे नहीं, बोलती बंद कर रखी है कोरोना ने। प्रोटॉन कहां से लिए? स्ट्रोमा से। और इस एंजाइम ने इसको रिड्यूस करके NADPH प्लस H पॉजिटिव या NADPH2 बना दिया। इस एंजाइम के बारे में यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर सरफेस ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लैमेली नहीं, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलता ही नहीं है, वहां इस एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेनल थाइलाकॉइड का आउटर सरफेस। आउटर सरफेस क्यों? आउटर सरफेस इसलिए क्योंकि आप देखो जरा डायग्राम में, FNR की जरूरत इधर पड़ेगी, आउटर सरफेस पर की तरफ से ही NADP प्लस और प्रोटॉन आ रहे हैं और इनको एक्सेप्ट करेगा और इनको एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बना के इधर रिलीज करेगा, तो इसलिए ये आउटर सरफेस पर है। अब आपको वो पॉइंट भी समझ में आएगा कि PS1 नॉन एप्रेस्ड रीजन में क्यों था, क्योंकि PS1 ऐसी जगह होना चाहिए जहां से स्ट्रोमा पास हो, क्योंकि PS1 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली ऐसा मॉलिक्यूल लेकर जा रहा है, NADP प्लस लेकर जा रहा है, जो कहां से आ रहा है? स्ट्रोमा से। अगर PS1 को दबा देंगे थाइलाकॉइड के बीच में तो फिर स्ट्रोमा से संपर्क टूट जाएगा। इस प्रकार के प्रोसेस को चलाना संभव नहीं है। प्रोसेस नॉन साइक्लिक क्यों कहला रहा है? यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, कौन ले गया? NADP प्लस। वापस आए क्या? कहीं भी नहीं आ रहे वापस। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? नॉन साइक्लिक। कैसा है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, जिसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है। फिर सर आपने लिखा PS2 पहले है, पक्का। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 का रोल पहले है, PS1 का रोल पहले है। पहले ही कह दिया था, इनके नाम में 1 और 2 तो केवल इनकी डिस्कवरी के ऑर्डर है, इनके इसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जब फंक्शन चल रहा है नॉन साइक्लिक प्रोसेस का तो PS2 पहले रोल प्ले कर रहा है और PS1 बाद में। इतने प्रोसेस को देख लेंगे, ध्यान से दिमाग में एक बार बैठाएंगे, फिर आपके सामने चलाऊंगा एक बार और खूब ध्यान से। पहले ही मना किया, इधर नहीं जाना है, लेंथी प्रोसेस है, इसकी बात करूंगा उसके बाद। पहले एक कंपाउंड बना लूं मैं NADPH2, ATP बनाऊंगा, उसके बाद इधर से आएगा प्रोसेस घूम के इधर। पहले इतने पे ध्यान देना है, ये क्या चल रहा है। हाँ जी, ध्यान से देख लेना। अब मैं आपके सामने इसको फिर एक बार चला के दिखाऊंगा। थ्योरी आपको दे दी है और आपसे सवाल करूंगा, अपने दिमाग में आंसर देने हैं। ये आ गया प्रोसेस।
ये थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के अंदर ये स्थिति थाइलाकॉइड की, प्रोसेस चलाना है। पहले रोल किसका, हाँ कलर नहीं बदलूंगा, या एक ही कलर से लिखूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं, फास्ट समझाना है आपको ये, क्योंकि पूरा प्रोसेस समझा दिया। सबसे पहले रोल किसका, PS2 का, रिएक्शन सेंटर P680, इसके एंटीना मॉलिक्यूल चलाते जाओ। पहले पानी तोड़ूं या लाइट एनर्जी का यूज करूंगा, लाइट एनर्जी का यूज पहले होगा, और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन। पानी की अभी कोई बात ही नहीं करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ, किसने एक्सेप्ट किए, फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किए। फियोफाइटिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, PQ के पास चले गए। PQ खाली इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, PQ है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर, मतलब हाइड्रोजन कैरियर। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से लेगा, स्ट्रोमा से। कहां से लेगा, स्ट्रोमा से। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ले लेगा तो ये रिड्यूस होकर क्या बना देगा, ये बना देगा PQH2। PQH2 यही रहेगा ना, PQH2 जाएगा मेम्ब्रेन में दूसरी तरफ। PQH2 आ गया मेम्ब्रेन में दूसरी तरफ। यहां इसको कौन मिला, बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6 एंड F। ये क्या करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी रखता है। छीन लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहां गए, ल्यूमेन में। जब PQH2 से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों छिन गए, मेरे स्टेप पहचानना, याद भी ऐसे ही होगा जैसे मैं चलता हूं, मेरे पीछे चलना है बिल्कुल वैसे ही याद होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन दो, प्रोटॉन इधर रिलीज करो। उल्टा सीधा रास्ता चलना चाहोगे कंट्रोल में नहीं आएगा आपके, याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा प्रोसेस दिया है। इलेक्ट्रॉन छिन गए, प्रोटॉन छिन गए, तो खुद वापस क्या बन जाएगा, PQ। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया, PC इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन P700 को। P700 रिएक्शन सेंटर किसका, PS1 का। फिर यहां लाइट एनर्जी यूज होगी, और लाइट एनर्जी यूज होगी तो किसके पास जाएंगे अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। वो कौन था, याद करो, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन FD के पास, फेरोडॉक्सिन। और फेरोडॉक्सिन से फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया, NADP+ लेकर गया, जो प्रोटॉन भी लेगा स्ट्रोमा से और रिड्यूस होकर क्या बना देगा, NADPH2 या NADPH+H पॉजिटिव बना देगा। एंजाइम का नाम FNR। यही कहानी बताइए आपको, यही याद करनी है। बाकी आगे का पार्ट आसान है, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज करके ATP बनाने हैं, ये कहानी टेढ़ी है, ये याद करनी है आपको। आपके सामने लिख के दिखाइए, आपसे हर बार सवाल पूछे हैं, फिर एक बार आपके सामने लिखा हुआ है, रिवाइज करके देख लो, एक एक स्टेप बोलूंगा। लाइट की प्रेजेंस में P680 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन। बाकी थ्योरी आपको दिया, प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन खाली इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, नहीं, हर बार ऐसे ही बोलता हूं। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लेगा, प्रोटॉन। इसलिए ये खाली इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है। हाइड्रोजन को कैरी करेगा, क्या बन जाएगा, ये PQH2 कैरी करके दूसरी साइड ले जाएगा। टेक्निकल टर्म बताया, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। वहां इसको कौन मिला, साइटोक्रोम B6 एंड F, बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो इससे इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी रखता है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन जाएंगे तो प्रोटॉन कहां जाएंगे, ल्यूमेन में, क्योंकि PQH2++ नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो प्रोटॉन भी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गए तो वापस PQ बन के बाहर आ जाएगा। साइटोक्रोम B6 एंड F ने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए, किसने छीन लिया उससे इलेक्ट्रॉन, PC, प्लास्टोसाइनिन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्रोटॉन इधर पंप हो गए, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, अभी भी चल रहा है प्रोसेस। कौन किसके पास गए, P700 के पास चले गए। P700 के लेवल पर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है, फिर से लाइट एनर्जी यूज हुई, और लाइट एनर्जी यूज होकर फिर से एक्साइटेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय FRS, प्राइमरी एक्सेप्टर PS1 का। FRS से किसके पास, फेरोडॉक्सिन, और फाइनली फेरोडॉक्सिन से कौन ले गया, NADP+ ले गया, और NADPH2 का निर्माण हुआ यहां पर। तो एक कंपाउंड आपका तैयार हो गया, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया।
यही थ्योरी आपको दी है, यही तरीका है इसको रिवाइज करने का। ये डायग्राम ये आपके सामने है, ये जो हिस्सा है ये भी फिर अब इसके बाद आगे डिस्कशन में आएगा, वो भी आएगा। पहले इतने हिस्से को अपने दिमाग में बैठाना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 214। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का डिस्कशन आगे बढ़ेगा। कितना पार्ट हमने जान लिया? हमने जान लिया ये भाग, लाइट पड़ी, एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर प्रोटॉन्स को पंप किया गया, इलेक्ट्रॉन आगे भेजे गए, पीसी ले गया, P700 को दिए, फिर से एक्साइटेशन हुआ और फाइनली FRS FD से होते हुए NADP प्लस ले गया, NADPH2 बना दिया। ये एक प्रोडक्ट बन गया, इतना हमने जान लिया। अब इस प्रोसेस के दूसरे हिस्से पर ध्यान देंगे। वो हिस्सा है वाटर का ब्रेकडाउन, प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना, मतलब प्रोटॉन्स का यहां इकट्ठा होना और इनका उपयोग होके एटीपी का बनना। इस हिस्से पर ध्यान देंगे। इधर से कहानी आगे बढ़ेगी वाटर के ब्रेकडाउन से। वाटर के ब्रेकडाउन से आ गया डिस्कशन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट। यहीं से सवाल बनने शुरू होंगे। पहला सवाल बनेगा कि ये प्रोसेस चलता कहां पर है, इस प्रोसेस के चलने की लोकेशन बताओ। आंसर बनता है करेक्ट, इट अकर्स एट इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जहां एनसीईआरटी ने फोटोलाइसिस पढ़ाया है वहां पर एनसीईआरटी कहता है आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ऑप्शन देंगे, जो करेक्ट आंसर देंगे कि वाटर का ब्रेकडाउन कहां होता है, ल्यूमेन में। वो पुराना घिस गया आंसर, वो ल्यूमेन करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। यहां चल रहा है, यहां चल रहा है ब्रेकडाउन। अगर ल्यूमेन में ब्रेकडाउन होता तो फिर तो ल्यूमेन में भरा हुआ सारा पानी का ब्रेकडाउन हो जाता। केवल वही पानी का ब्रेकडाउन होगा जो यहां P680 के संपर्क में आएगा। इसका और P680 ल्यूमेन में है क्या? ना, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में है वो तो। इसलिए सही कह रहा है एनसीईआरटी, इनर साइड मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये पूरा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलाइसिस होगा। अब वाटर के ब्रेकडाउन में लाइट का सीधे कोई रोल नहीं है, फिर भी फोटोलाइसिस कहते हैं। क्यों? लाइट ने रोल प्ले किया है इनडायरेक्ट। जब तक P680 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना हो जाए, जो हम पहले पढ़ चुके कि एक्साइट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो अब P680 के पास, P680 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा कहां से? पानी से। ये जो इलेक्ट्रॉन डिमांड है यही पानी को तोड़ती है। मतलब पानी को तोड़ने में लाइट का कोई सीधा रोल नहीं है, फिर भी फोटोलाइसिस कहलाता है। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो एक्साइटेशन ही नहीं होगा, और एक्साइटेशन नहीं होगा तो P680 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ही नहीं, तो फिर वाटर क्यों टूटेगा? So there is no direct role of light in breakdown of water, but still it is called photolysis because light is playing indirect role by excitation of electrons. ये मैंने लिखा भी है, कहा है लाइट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में लाइट का मतलब वाटर के ब्रेकडाउन में सीधा रोल नहीं है, बट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P680 इज नेसेसरी टू क्रिएट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? P680 में, इन P680। दिस डिमांड इंड्यूसेस H2O ब्रेकडाउन। ये डिमांड ही इंड्यूस करती है वाटर के ब्रेकडाउन को। P680 जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वाटर से, इसी से वाटर टूटा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, वरना तो ये वाटर का ब्रेकडाउन होता ही नहीं। आंसर दो जरा, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्या वाटर के ब्रेकडाउन में लाइट का डायरेक्ट रोल है? नहीं। फिर भी क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। क्योंकि P680 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट जब तक नहीं होंगे P680 इलेक्ट्रॉन मांगेगा भी नहीं, इसलिए प्रोसेस क्या कहला रहा है? फोटोलाइसिस। कहां चल रहा है? इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। इसी की चर्चा आगे बढ़ गई, कैसे ब्रेकडाउन हुआ। 2H2O 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और 2 एटम ऑक्सीजन के। इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। इस एटॉमिक ऑक्सीजन को बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस में क्या बनाया जाएगा? O2। इसका मतलब ये यही वाली एटॉमिक ऑक्सीजन है, इधर प्रोड्यूस हुई
और इधर यूज हो गई तो ये तो क्रॉस हो गया। तो नेट वैल्यू क्या बची आपके पास, 2H2O, 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन और ये O2। प्रोटॉन कहाँ गए, ल्यूमेन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, P680 के पास। और O2 पहले ल्यूमेन में जाएगी और ये वही O2 है जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है। तो पहले ल्यूमेन में जाएगी, जब वहां कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वहां से डिफ्यूज होकर फिर ये पत्तियों से बाहर आ जाएगी। ऐसे प्रोसेस चलेगा। लिखते ही आपका तुरंत सवाल, सर ऐसा कैसे, आपने डायग्राम में तो यहां एक H2O लिया है, 2 प्रोटॉन है और हाफ O2 है, और जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपने 2H2O कर दिया। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, डबल कर दो, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा पूरा प्रोसेस 2 से। ये चालाकी एनसीईआरटी ने की है, एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही किया है। जब प्रोसेस समझा रहा है तो नालायक ने एक H2O लिया है और इधर एक एटम ले रखा है ऑक्सीजन का, या हाफ O2 लिख दो। लेकिन जब वाटर का ब्रेकडाउन एक्सप्लेन कर रहा है तो एनसीईआरटी ने भी 2H2O ले रखे हैं। मैंने वही पॉइंट लिए हैं बिल्कुल जो एनसीईआरटी ले रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पूरे प्रोसेस में, आप इस पूरे प्रोसेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O, 4 प्रोटॉन, 1 O2। इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 4, हो गया ना डबल। 4 इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो होगा। तो इधर 2 प्रोटॉन आए थे, प्रोटॉन इधर भी कितने आएंगे, 4, इधर भी कितने आएंगे, 4। फिर यहां NADPH2 1 बन रहा है, एक NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे तो NADP प्लस भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो NADPH2 कितने बन जाएंगे, 2। सो पूरा प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कुछ घबराना नहीं है। मतलब कई बच्चों की यही दिक्कत रहती है, सर उधर एक H2O लिखा है, इधर 2 लिखे हैं। भाई एनसीईआरटी ने जैसे लिखा है उसको वैसे समझो, याद करो क्या कहना चाह रहा है। इधर एक H2O लिख रहा है, उससे घबराना नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, प्रोसेस आ जाएगा। तो ये उसने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है। फिर सर 2 से मल्टीप्लाई किया ही क्यों, वो आपको एक O2, मिनिमम एक O2 रिलीज करके दिखाना चाह रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि मिनिमम एक O2 रिलीज होने पर कितने वाटर की जरूरत पड़ेगी, 2 की। मिनिमम एक O2 रिलीज होने के लिए वाटर के फोटोलाइसिस से कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में जाएंगे, 4। तो रट्टा लगा के नहीं बैठना है, सर वो आपने उस डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, यहां आंसर 4 कैसे आ गया। भाई क्वेश्चन बदल गया, उस डायग्राम में O2 भी तो हाफ है, इस डायग्राम में O2 हाफ है। हाफ O2 के संदर्भ में 2 इलेक्ट्रॉन, एक NADPH2 करेक्ट है। लेकिन अगर हाफ O2 के बजाय 1 O2 कहेगा तो भाई डबल करोगे ना, तो रिजल्ट बदल जाएगा ना। फिर 2H2O हो जाएगा, 4 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और NADPH2 कितने बनेंगे, 2। इसका मतलब अपने दिमाग में अब स्टोरी जरा बैठा के दिखाओ, अच्छे से बैठाना स्टोरी को। अगर एक ऑक्सीजन रिलीज होती है तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे, 2 या 4? 4। अगर एक ऑक्सीजन रिलीज होती है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे, क्योंकि ये जब मैं बोलता हूं तो उसका कुछ संदर्भ होता है। इलेक्ट्रॉन पे इतना क्यों दबाव दे रहा हूं, क्योंकि इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन याद रहा तो पक्का बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो NADPH2 भी 2 बनाओगे, क्योंकि एक NADP प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो अपने आप डबल हो जाएंगे वो। तो ये पक्का याद रहना चाहिए। अगर एक ऑक्सीजन का संदर्भ डिस्कस हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, 4 जाएंगे। फिर सर एक साथ जाएंगे क्या, नहीं, एक साथ कभी नहीं जाते। एक साथ तो 2 भी नहीं जाते, एक के पीछे एक ही जाते हैं, उनको जाने दो। एक साथ तो जाएंगे नहीं, एक्सेप्टर्स एक एक करके कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक साथ का तो मतलब नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन के हिसाब से डिस्कस होता है कि एक NADPH2 बनाने की बात चल रही है या 2, एक ऑक्सीजन रिलीज होने के संदर्भ में। फिर ये जो ब्रेकडाउन है इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, बीटा कैरोटीन क्यों लिखा, इनकी चर्चा। यह ब्रेकडाउन ऐसे ही नहीं चल जाएगा, इसको चलाने के लिए एक छोटा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम करता है जो कहलाता है OEC। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो स्मॉल कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटीन का बना हुआ है मुख्य रूप से, OEC कहलाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। OEC इज एसोसिएटेड विद PH2।
ये छोटा सा स्टेटमेंट लेकिन बहुत कामयाब है। आपसे कोई पूछेगा कि PS1 ने PC से तो इलेक्ट्रॉन लिए, सर PS2 तो लेता है वाटर से इलेक्ट्रॉन, PS1 क्यों नहीं ले लेता? अब आंसर दे रहा हूं मैं उसका। PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है यहां पर एक कॉम्प्लेक्स जो कहलाता है OEC, जो वाटर को तोड़ने में सहायता करेगा। PS1 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। PS2 के साथ यहां एसोसिएटेड होता है एक छोटा कॉम्प्लेक्स OEC जो वाटर को तोड़ने में सहायता करेगा। PS1 के साथ OEC एसोसिएटेड नहीं होता, इसलिए वो वाटर से इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी भी नहीं रखता, PC से ही लेगा वो। फिर उसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें प्रेजेंट होता है मैंगनीज आयन, Mn लिखा है, Mg नहीं लिखा है, मैग्नीशियम नहीं बोल रहा हूं, मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन। इस OEC में 3 आयंस का रोल होता है। मैंगनीज आयन, मैंगनीज बोल रहा हूं, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयन। इनमें से मैंगनीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। एक ही आंसर देना पड़े मैंगनीज, एक और जोड़ो तो क्लोराइड, सबसे कम रोल कैल्शियम का। ये सब इसके ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैंगनीज हेल्प करता है किस चीज में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू P680। OEC का रोल क्या है? वाटर को स्प्लिट कराओ और इलेक्ट्रॉन किसको दो? P680 को इलेक्ट्रॉन दो। इसमें ये हेल्प कर रहा है OEC। वाटर का ब्रेकडाउन हुआ और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? P680 के। फिर वही कहानी चलेगी दोबारा, जो एक्साइटेशन आपको बताया था, फिर एक्साइटेशन होगा और पूरा प्रोसेस चलते चलते NADPH2 बनेगा। हर बार यही चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो, प्रोसेस चलाओ, NADPH2 बनाओ, नए इलेक्ट्रॉन मांगो, एक्साइट करो, प्रोसेस चलाओ, NADPH2 बनाओ, फिर नए इलेक्ट्रॉन डिमांड करो, एक्साइट करो और प्रोसेस चलाओ पूरा नॉन साइक्लिक और NADPH2 बनाओ। दिन भर यही कहानी चलती रहेगी प्लांट के अंदर, हर बार ऐसे ही चलता रहेगा जब तक लाइट मिलती रहेगी। लाइट मिलना बंद होगी तो एक्साइटेशन बंद हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि लाइट की एनर्जी से ही एक्साइटेशन हो रहा है। इस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और इसमें क्या पॉइंट्स आते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने कहा था जब ब्रेकडाउन दिखाया तो पहले क्या बनाई? एटॉमिक ऑक्सीजन बनाई, नेसेंट ऑक्सीजन बनाई। आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज बताएगी कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है, और ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी? उसका ऑक्सीडेशन। इट में ऑक्सीडाइज पिगमेंट्स, इससे पिगमेंट्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, पिगमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन इसको बचाया किसने? बीटा कैरोटीन ने। बीटा कैरोटीन हेल्प्स टू कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। O2 में कन्वर्ट किया था, देख लो, जरा 2O नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, इसको बीटा कैरोटीन ने कन्वर्ट किया O2 में। अगर ये नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में रहती तो हाईली रिएक्टिव होती और आसपास के पिगमेंट्स का ऑक्सीडेशन कर देती। अगर इस ऑक्सीजन से पिगमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो भी फोटो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाँ जी, दोबारा आया ये शब्द एक। पहले कहा था एक्सेस लाइट एनर्जी से पिगमेंट डैमेज हो जाए, फोटो ऑक्सीडेशन। आज दोबारा आ रहा है, लाइट रिएक्शन के ऑक्सीजन से पिगमेंट डैमेज हो जाए, ये भी फोटो ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे ये दूसरे अभी फोटो ऑक्सीडेशन क्यों? भाई लाइट रिएक्शन ही तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है, क्योंकि लाइट है तभी तो ये फोटोलाइसिस चल रहा है। अगर लाइट नहीं होती तो ये भी नहीं चलता। तो लाइट से डायरेक्टली पिगमेंट डैमेज हो तब, या लाइट रिएक्शन की रिलीज हुई नेसेंट ऑक्सीजन से पिगमेंट का ऑक्सीडेशन हो तब, दोनों ही क्या कहलाते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। उस मुसीबत को भी एक्सेसरी पिगमेंट ने बचाया था, लाइट की एनर्जी बांटकर, और आज इस मुसीबत को भी एक एक्सेसरी पिगमेंट बचा रहा है। कैसे? बाय कन्वर्टिंग नेसेंट ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। बीटा कैरोटीन ये रोल प्ले कर रहा है। इसमें एक पर्टिकुलर जो एक्सेसरी पिगमेंट है उसका रोल है, बीटा कैरोटीन ये रोल प्ले कर रहा है। एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स। ये भी फोटो ऑक्सीडेशन को बचाने में सहायता कर रहा है। आई रिपीट माई पॉइंट, पिगमेंट्स पर ज्यादा लाइट एनर्जी पड़ जाने से उनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी लाइट से कि इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट को छोड़ के भाग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, पिगमेंट डैमेज होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए
तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन है। किससे हुआ, कोई ऑक्सीडेशन करने ऑक्सीजन आई नहीं, अभी ऑक्सीजन की कोई चर्चा नहीं है, लाइट की एनर्जी से, फोटो ऑक्सीडेशन। ये कैसे बचेगा, डिवाइड द एनर्जी ऑफ लाइट अमंग डिफरेंट पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट ने सहायता की थी। अब आज जो चर्चा है वो है, आज लाइट एनर्जी की चर्चा नहीं है, आज इनडायरेक्ट चर्चा है कि लाइट रिएक्शन से जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई, अगर ये पिगमेंट से रिएक्ट कर जाए तो ये भी फोटो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि लाइट एनर्जी है तभी तो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है। इससे भी कौन बचा रहा है, एक एक्सेसरी, पर्टिकुलर एक एक्सेसरी पिगमेंट, और उसका नाम क्या है, बीटा कैरोटीन। ये इससे बचाने में सहायता कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। फिर इसके बाद आगे पॉइंट आता है, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। तो आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो पूरा पढ़ लिया, वाटर का ब्रेकडाउन पढ़ लिया। अब इस सब प्रोसेस के रिजल्ट में क्या बन रहा था, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां बनेगा, इनसाइड ल्यूमेन। ल्यूमेन, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन इकट्ठा की जाएगी। कैसे इकट्ठा होगी, 3 पॉइंट देता है एनसीईआरटी, एकदम सिंपल, साधारण, छोटे, लेकिन टेक्निकली सटीक। पंपिंग ऑफ H+ बाय PQ। आप देख लो, डायग्राम चाहिए बार बार आपको। क्या PQ के द्वारा स्ट्रोमा से प्रोटॉन लाकर इधर रिलीज करना, यहां प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा? यस। इसको पंपिंग क्यों कहा, पंपिंग होता है एक प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंपिंग होता है एक प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो अगर हमारी जानकारी है तो सर उसमें तो एटीपी लगेंगे, एनर्जी लगेगी। एनर्जी तो लगेगी, लेकिन इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लग रहे हैं। यहां एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइट होकर आया है। तो क्या PQ प्रोटॉन को पंप कर रहा है? यस, पंप कर रहा है। फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक पॉइंट हो गया पंपिंग का। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा, वाटर के फोटोलाइसिस से जो प्रोटॉन रिलीज हुए, क्या वो भी ल्यूमेन में जा रहे हैं? यस, ये दूसरा पॉइंट आएगा, दिखाऊंगा थ्योरी में। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, NADP+ क्या स्ट्रोमा में से प्रोटॉन लेके जा रहा है? यस। क्या बनाने के लिए? NADPH2। आप कहेंगे इसने कैसे ग्रेडियंट बनाया? बनाया, एनसीईआरटी का तीसरा पॉइंट है ये, बनाया, पक्का बनाया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप जैसे अगर एक रूम के अंदर बैठे हो, अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो रूम के अंदर बैठ के, आप चाहते हो कि रूम के अंदर, जैसे वो एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि खुद बैठे बैठे पानी भरेंगे उसमें, इस रूम के अंदर ग्रेडियंट बनाया जाए पानी का। पानी भरते हैं, रूम के अंदर पानी भर लिया, जितना पानी रूम के अंदर भरा है आपने, अगर इतना ही पानी दरवाजे के बाहर भी होगा रूम के, तो क्या दरवाजा खोलने पर पानी बह पाएगा? ना। कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट करना है। जो रूम में पानी भरे वो भी ग्रेडियंट बनाने का जिम्मेदार, और जो रूम के बाहर पानी को कम करे वो भी ग्रेडियंट बनाने का जिम्मेदार। क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफरेंस होना जरूरी है, यही अचीव करना चाह रहे हैं। तो क्या इन्होंने ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ाई? यस। कंसंट्रेशन बढ़ाई? यस। क्या इसने स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम की? यस। कुछ बच्चे बहुत ध्यान से देखने पर क्या कहते हैं, सर PQ का रोल तो डबल है, इधर से कम कर रहा है, इधर बढ़ा रहा है। पक्का, बिल्कुल डबल है, पर डबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पंपिंग लिखने से अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि इधर से प्रोटॉन लाए और इधर दिए। इसलिए एनसीईआरटी भी एक ही बार लिखता है, मैंने भी एक ही बार लिखा है, पंपिंग लिखा है। सो 1 2 3, अब तीनों को आपको दिखाऊंगा। ये आ गया पॉइंट। यहां पर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स बाय PQ,
फोटोलाइसिस से प्रोटॉन कहाँ गए? वाटर के फोटोलाइसिस से ल्यूमेन में। रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रोमा बाय NADP प्लस। अगर स्ट्रोमा में से जो प्रोटॉन को कम करेगा वो भी ग्रेडियंट बनाने में सहायता करेगा। ग्रेडियंट का मीनिंग लिखा क्लियर, जो बोला लिखा मैंने। H प्लस कंसंट्रेशन डिफरेंस, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? H प्लस कंसंट्रेशन डिफरेंस। यहां पर कहा? बिटवीन ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा। ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ज्यादा, स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम, यही कहलाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जो ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ाए वो भी ग्रेडियंट बनाने का हिस्सेदार, और जो स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम करे वो भी ग्रेडियंट बनाने का हिस्सेदार। तीनों के नाम लिखे। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस होगी, ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। या इसको और क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्यों नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट? क्योंकि चार्ज का भी डिफरेंस आएगा, चार्ज का डिफरेंस आएगा, क्योंकि H प्लस है ना, चार्ज है उसमें, तो चार्ज का डिफरेंस आएगा। तो या तो सीधा बोलेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट या बोलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। किसी भी ग्रेडियंट में एनर्जी होती है। इट्स एनर्जी इज यूज्ड फॉर ATP सिंथेसिस। यही एनर्जी किस पर्पज के लिए यूज होगी? ATP सिंथेसिस के लिए। जैसा ही मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे आपको प्रैक्टिकल फिर समझाना पड़ेगा। मैंने क्या कराया था आपसे? रूम में पानी भर लो और रूम के बाहर, दरवाजे के बाहर पानी कम कर दो। अब मैं पता क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि रूम में जो पानी भरा है उसमें एनर्जी है। आप कहोगे कैसे एनर्जी है? एकदम आसान। रूम में पानी भरा है, आप दरवाजा खोल के, रूम का दरवाजा खोल के और पानी के सामने खड़े होके देख लो, आपको अपने साथ बहा के लेके जाएगा? तो भाई बिना एनर्जी के थोड़ी लेके जाएगा। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर तेजी से भागता है। जब तक पानी बह नहीं रहा, रूम में भरा हुआ है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। बहना शुरू करेगा तो वही काइनेटिक में बदल जाएगी, और काइनेटिक के सामने खड़े होकर देखो आप, आपको बहा के साथ लेके जाएगा वो। तो एनर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप रूम से पानी बाहर बहा रहे हो, आप दरवाजे पर एक छोटा टरबाइन लगा दो, तो जब पानी बहेगा तो क्या टरबाइन घूमेगा? क्या ये घूमता हुआ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है? यस। इसका मतलब पानी के भाव में एनर्जी है। जब पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहा है तो उसमें एनर्जी है, और उसके पोटेंशियल का यूज किया जा सकता है टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, नेचर ATP बनाता है, नेचर ATP बनाता है। बस अंतर इतना है, बाकी उसका काम भी टरबाइन की तरह है। ये आ गया टरबाइन आपका। ये टर्म NCERT ने यूज किया, केमिओस्मोसिस, ये दिया पीटर मिशेल ने। केमिओस्मोसिस शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल साधारण पॉइंट में बताऊंगा। केमिओस्मोसिस शब्द का अर्थ है कोई ग्रेडियंट, जैसे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, ज्यादातर यही होता है, का उपयोग करके ATP का सिंथेसिस करना। यह मीनिंग है केमिओस्मोसिस का। ATP सिंथेसिस बाय यूजिंग पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ अ ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या यहां यही हो रहा है? यस, यही हो रहा है। यह देख लो, पहले आपने पूरा प्रोसेस चलाया और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर जाने दिया, फ्लो कराया। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? प्रोटॉन इधर आ गए, ये प्रोटॉन इधर आ गए, इधर से प्रोटॉन कम हो गए, तो यहां क्या बन गया? प्रोटॉन कंसंट्रेशन बन गई, या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को अब कहां से पास हुआ जा रहा है? CF0, CF1 नाम के पार्टिकल्स होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी रखते हैं, और इसी को NCERT कहता है ATP सिंथेज। जब प्रोटॉन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से स्ट्रोमा की ओर जाएंगे, अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, तो स्पीड से जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, कमरे से पानी बाहर जा रहा है तो उसके मूवमेंट में, फ्लो में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ही जब प्रोटॉन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में स्पीड से जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को ये CF0, CF1
या एटीपी सिंथेज एंजाइम, एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, एक टरबाइन की तरह काम करेंगे ये भी, और इन प्रोटॉन की एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी से क्या जोड़ेंगे, एडीपी में आईपी जोड़ देंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। उसी से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। लगभग 3 प्रोटॉन पास होने पर एक एटीपी बनता है। लगभग बोला है मैंने, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दो प्रोटॉन होता है और क्लोरोप्लास्ट में लगभग 3 प्रोटॉन पास होने पर एक एटीपी बनता है। 3 प्रोटॉन के पैसेज पर इतनी एनर्जी मिलती है इस CF0 CF1 को कि वो एक एटीपी बना पाए। यही थ्योरी मैंने आगे मेंशन की है। यह आ गया केमियोस्मोसिस। प्रोटॉन्स पास थ्रू, देखो पहले डायग्राम पे समझा के आया हूं, अब वही बोल रहा हूं। प्रोटॉन्स पास थ्रू CF0 CF1, किसके माध्यम से पास होंगे, CF0 CF1 पार्टिकल्स, और एटीपी सिंथेज, यही क्या कहलाते हैं, एटीपी सिंथेज कहलाते हैं, दोनों नाम है इन्हीं के। एंड लाइक अ टरबाइन, एक टरबाइन के रूप में, जैसे टरबाइन एनर्जी को यूज करता है वैसे ही CF0 CF1 यूटिलाइज एनर्जी फॉर एडिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद एडीपी टू फॉर्म एटीपी। बन गया एटीपी। इस प्रकार से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और किसका सिंथेसिस हो जाएगा, एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस यहां पर चल रहा है और यही एटीपी सिंथेसिस क्या कहलाता है, केमियोस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, केमियोस्मोसिस कहलाता है। इस प्रकार का एटीपी सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। प्रोसेस को पहचानना, प्रोसेस को इतने को पहचानना, अपने दिमाग में इसको पॉइंट्स को रखना। ये जब प्रोटॉन्स का पैसेज होता है, एनसीईआरटी इसके लिए एक और टर्म यूज करता है, प्रोटॉन्स पास थ्रू CF0 CF1। इतने पॉइंट को एनसीईआरटी क्या बोलता है, उसकी लैंग्वेज भी रख दूं। इतने पॉइंट को एनसीईआरटी बोलता है ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। ये लिखता है एनसीईआरटी, ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। सही लिख रहा है बिल्कुल। ल्यूमेन में प्रोटॉन भरना, ग्रेडियंट फॉर्मेशन। ल्यूमेन के प्रोटॉन को वापस स्ट्रोमा की ओर जाने देना, ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन। कहां से जाएंगे, CF0 CF1 से, और CF0 CF1 उसकी एनर्जी को यूज करेगा और एनर्जी को यूज करके क्या बनाएगा, एटीपी। एक बार डायग्राम पर प्रोसेस दिखाऊंगा और फिर फाइनल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। हाँ, लुक एट द डायग्राम, पूरे को जोड़ूंगा अब मैं। लाइट एनर्जी यूज करो, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करो, एक्सेप्टेड बाय फियोफाइटिन, PS2 से एक्साइट हुए, फियोफाइटिन PQ, PQ प्लेज द रोल ऑफ प्रोटॉन पंप, जिसमें से ये है हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए, प्रोटॉन पंप कर दिए, वापस खुद PQ बन गया। फिर साइटोक्रोम B6F ने इलेक्ट्रॉन्स आगे दे दिए, PC ने P700 को दे दिए, फिर एक्साइटेशन हुआ FRS, FRS से FD, और फाइनली NADP प्लस ले गया, NADPH2 बना दिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन कहां से लिए जाएंगे, वाटर से लिए जाएंगे। वाटर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसका ब्रेकडाउन हुआ। क्या बताया इसको, फोटोलाइसिस। P680 को इलेक्ट्रॉन मिल गए, फिर वही प्रोसेस चलेगा। फिर प्रोसेस चलने के बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, अगले वाटर को तोड़ेगा। बार बार ऐसा ही चलता रहेगा, बार बार ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन लो, एक्साइटेशन करो, ये प्रोसेस चलाते रहो। पहली बारी जब एक्साइटेशन हुआ था तो P680 के अपने इलेक्ट्रॉन थे, अपने इलेक्ट्रॉन थे, फिर वाटर से लेता रहेगा दिन भर, ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। फिर यहां पर प्रोटॉन इधर से भी आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इन सब से क्या, प्रोटॉन इकट्ठा हो गए। क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मैंने कहा जैसे रूम में पानी भर जाने से और बाहर पानी कम होने से ग्रेडियंट बनता है, एनर्जी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे ही यहां पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई। जैसे ही इन प्रोटॉन्स को आप यहां से फ्लो करता हुआ देखेंगे तो ये इनका पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। इस एनर्जी को कौन एंजाइम यूज करेगा, एटीपी सिंथेज या CF0 CF1। आप क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने तो मिला के लिखा। आप ये देखो, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि वो एक्चुअल लोकेशन बताओ जहां एटीपी बना, तो CF0 के बजाय बेटर आंसर क्या है, CF1। ये वाला CF0 है, ये CF0 है, ये टनल के रूप में काम कर रहा है।
ये टनल के रूप में काम कर रहा है, जबकि एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस कहां हो रहा है? CF1 में। एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस करने की जिम्मेदारी किसकी है? CF1 की। ये तोड़ दिया मैंने, मतलब अगर इकट्ठा ही ऑप्शन आ जाए कौन एटीपी बना रहा है? CF0 CF1। पर अगर ऑप्शन को दो हिस्सों में तोड़ ले, एक ऑप्शन CF0 एक ऑप्शन CF1, फिर करेक्ट आंसर CF1 है। F0 F1 में से CF0। C का मतलब है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के F0 F1 पार्टिकल्स। ये F0 F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो यहां पर एंजाइम के रूप में भी काम कर रहे हैं, और जब इनको प्रोटॉन की एनर्जी मिलेगी तो ये क्या बनाएंगे? टरबाइन के रूप में काम करते हुए ADP में IP जोड़ेंगे और क्या बना देंगे? ATP। अब आपसे कराऊंगा, हाफ O2 पर कितने NADPH2 बनाए? 1। अगर O2 को 1 कर दूं तो आपसे अब क्वेश्चंस कराऊंगा। ये रिजल्ट लिखा है पूरा। इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इस पूरे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पर O2 रिलीज, एक O2 रिलीज होने के संदर्भ में क्या क्या बातें सत्य हैं? वाटर 1 या 2 H2O यूज होंगे, समझाया था अभी। NADPH2 कितने बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए वाटर कितने चाहिए? 2। NADPH2 कितने बनेंगे? 2। यहां नया पॉइंट, ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन जाएंगे? 8। दिखाऊंगा आपको, ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन जाएंगे? 8 प्रोटॉन जाएंगे, जिससे लगभग 3 ATP बनेंगे। लगभग का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ध्यान रहे, लगभग 3 ATP बनेंगे। ध्यान से देखना है, इस वाले पॉइंट को समझाऊंगा, आऊंगा इस पे वापस। 3rd स्लाइड हमारी, हाँ, हाफ O2 पर ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन? 2 और 2 4। हाफ O2 पर 4 प्रोटॉन, तो एक O2 पर, अरे डबल करने को ही तो बोल रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं? खाली इसको गिन लेते हैं, दोनों को गिनो ना, ये भी तो चलेगा ना। हाफ O2 पर 4 प्रोटॉन, तो एक O2 पर ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन आ गए टोटल? 8 प्रोटॉन आ गए। मैंने कहा था लगभग 3 प्रोटॉन पास होने पर एक ATP बनेगा, तो अगर मुझे 3 ATP बनाने हो तो प्रोटॉन कितने पास कराऊंगा? 9। अब लेकिन 9 तो है नहीं मेरे पास, कितने हैं? 8। इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, राउंड फिगर में ये माना जाता है कि लगभग एक O2 रिलीज होने पर 3 ATP बनेंगे। नहीं 3 ATP पूरे पक्का नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है कि 2.5 ATP, ऐसे नहीं लिखते, इसलिए उसी को राउंड फिगर में क्या लिख देते हैं? उस 8 प्रोटॉन से, कि उससे लगभग, इसलिए अबाउट लिखा है, लगभग 3 ATP मिलेंगे। तो क्या ये बात सबको दिमाग में बैठी है? कितने प्रोटॉन? हाफ O2 पर 4, एक O2 पर 8। 9 प्रोटॉन चाहिए 3 ATP बनाने के लिए, लेकिन हैं हमारे पास 8 पर O2 में, तो उसी से राउंड फिगर में माना जाता है कि लगभग राउंड फिगर में ये 3 ATP बनेंगे। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस का केमियोस्मोसिस वाला भाग पूरा हो गया। इसमें अभी NCERT का वो वाला भाग रह रहा है जो NCERT ने पेज नंबर 212 पर, 213 पर रेडॉक्स पोटेंशियल वाली कहानी सुनाई है, वो पार्ट अभी रहता है, वो इसके बाद आगे डिस्कस होगा।